लोग वहाँ पे कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में अक्सर वो कोलिजन्स को अवॉइड करना होता है सड़कों के ऊपर, और यहाँ पर आप जो हैं वो कोलिजन्स जो हैं वो ज़रूरी है ये उसके सिलसिले में। तो ये जो अब यू सेड 27 किलोमीटर्स, यू नो, तो उसका, और ये सारे प्रोटॉन्स हैं या मुख्तलिफ और पार्टिकल्स भी कोलाइड करते हैं या ज़्यादातर प्रोटॉन्स कोलाइड करते हैं? डार्क मैटर इज कोई sort of इनविजिबल सब्सटेंस है जो कि हमारे यूनिवर्स का एक्चुअली काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है. इट्स अबाउट क्वार्टर ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी नेचर क्या है. अब जो हैं आई थिंक 35 ईयर्स तो हो चुके हैं, और या मे बी 40 ईयर्स उसकी तलाश के लिए, रियली लाइक सीरियसली, कि अच्छा चलो लाइक यू नो किस किस्म का होगा, देयर आर प्रेडिक्शंस विद दैट. आप जो है वो रिसर्च, आप उस फील्ड के अंदर से अंदर भी हैं. हाउ डू यू सी इट? मतलब ये कि एज एन आउटसाइडर आई सी इट के थोड़ी सी अनईज है कि वो जो आपने बताया मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स, या आप ग्रेविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट्स अनदर वे, इट डजंट एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मगर शायद हम जो जितने भी अपहीवल्स को देखें इन द हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, सारे जो हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, they've made us think very very differently about the world. I mean, just when we thought, I think जो मैंने one lesson जो learn किया है from all of this was कि the only constant of in that history of our relationship with the universe has been change, and not just change but great upheavals. इसलिए हम अभी भी जो हम जो theories को बहुत favorite मांगते हैं, या I realize we shouldn't get too wedded to our ideas, because हमें नहीं पता कि quantum mechanics अभी तो is an incredibly successful theory. I mean, it's explained countless experiments, उसने इतनी अच्छे predictions किए हैं about countless other experiments, and yet we don't know कि हमारे descendants जो हैं, they might supplant it with a fundamentally different narrative. हेलो कायनातीज, ये है कायनाती चाय, और आज हमारे साथ मेहमान हैं सारा आलम मलिक, और ये सीनियर रिसर्च फेलो हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में. ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं डार्क मैटर की रिसर्च में, और अभी हम इनके इस सिलसिले में हम और बात करेंगे. इसके अलावा इनकी जो काम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उससे भी लिंक्ड है, अभी हम उसके सिलसिले में भी बात करेंगे कि वो है क्या लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. डॉक्टर मलिक जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन की, और इनको जो है अवार्ड भी मुख्तलिफ किस्म के मिले हुए हैं, इंक्लूडिंग बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है रॉयल सोसाइटी यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप. तो डॉक्टर मलिक, वेलकम, खुश आमदेद. Thank you, शुक्रिया. मैं एक और चीज़ कहता चलूँ जो मुझे इंट्रोडक्शन में कह देनी चाहिए थी, कि आपकी एक किताब अभी आने वाली है, अभी अगले ही 1-2 हफ्तों में. सो मुझे पता नहीं कि कब लोग जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे होंगे, लेकिन 12 फरवरी को आपकी किताब है हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड आवर प्लेस इन इट. ये पब्लिश हुई है साइमन एंड शूस्टर, सो बड़ी पब्लिकेशन है, और वो एटलीस्ट इंग्लैंड में वो 12 फरवरी को रिलीज़ हो रही है. हमारे यहाँ जो है अमेरिका में ज़रा थोड़ा उसको और टाइम लगेगा. तो बड़ी खुशी की बात है, एक ऑथर पाकिस्तान से कनेक्टेड, और उनकी जो है बड़ी पॉपुलर किस्म की बुक. तो डॉक्टर मलिक, मैंने कहा कि ज़रा बात शुरू करते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की. वो है क्या, जिन लोगों को पता नहीं इसके बारे में, और वो लार्ज है तो कितना बड़ा है वो, तो आप उसके बारे में क्या, किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि वो है क्या चीज़? तो ये बहुत बड़ा कलाइडर है. ये अभी जो है दुनिया का सबसे पावरफुल कलाइडर है. तो इधर जो हमने एनर्जीज रीच किए हैं, दे आर अनप्रेसिडेंटेड एनर्जीज. हमने पहले कभी भी ह्यूमैनिटी ने इतना बड़ा कलाइडर, इतना पावरफुल कलाइडर नहीं बनाया. तो ये एक 27 किलोमीटर्स का रिंग है, और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है. तो इट्स 100 मीटर्स बिलो द ग्राउंड. और उधर हम एक चार्ज पार्टिकल है कॉल्ड प्रोटॉन्स. तो हम उनको एक्सेलरेट करते हैं टू वेरी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और इस फिर रिंग में हम उनको कोलाइड करते हैं एट द सेंटर ऑफ वेरी ह्यूज डिटेक्टर्स.
और फिर हम वो डिटेक्टर्स आप समझ सकते हैं कि वो जैसे कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरास की तरह हैं। तो वो पिक्चर लेते हैं उन कलेजन्स का, और हम उन पिक्चर्स को फिर देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मेरा सम ऑफ माय वर्क इन्वॉल्व्स के वो उनको एनालाइज करना टू सी के उसमें क्या निकला है, कि उन पार्टिकल्स को हमने कलाइड किया है बहुत बहुत हाई एनर्जीज पर, तो उसमें क्या निकला है। और इसको कभी कभी लोग बिग बैंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि जो हम इधर एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू द एनर्जीज दैट एग्जिस्टेड a fraction of a second after the big bang. तो बिग बैंग के बहुत ही fraction of a second के बाद जो एनर्जीज थे, जो सिर्फ सूप था पार्टिकल्स वगैरह का, तो हम उस चीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल स्केल, जाहिर है। और फिर हम देखना चाहते हैं कि उससे हम क्या बना सकते हैं, क्या और पार्टिकल्स निकल सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा कि लोग वहाँ पे कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में अक्सर वो कोलिजन्स को अवॉइड करना होता है सड़कों के ऊपर, और यहाँ पर आप जो हैं वो कोलिजन्स जो हैं वो ज़रूरी है ये उसके सिलसिले में। तो ये जो अब यू सेड 27 किलोमीटर्स, यू नो, तो उसका, और ये सारे प्रोटॉन्स हैं या मुख्तलिफ और पार्टिकल्स भी कोलाइड करते हैं, या ज़्यादातर प्रोटॉन्स कोलाइड करते हैं? ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स हैं there, मतलब और भी हम इधर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जैसे कि प्रोटॉन ऑन लेड एज वेल, लेकिन जो इसका सिर्फ फ्लैगशिप एक्सपेरिमेंट है वो प्रोटॉन्स के साथ हम करते हैं। और प्रोटॉन्स काफ़ी अच्छे पार्टिकल हैं इस ये करने के लिए, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो विच मीन्स कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस उनको इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ, एज अ प्रोटॉन गोज अराउंड द रिंग, हम उनको छोटे छोटे आप कह सकते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं ऑन द वे अराउंड द रिंग, उनको एक्सेलरेट करने के लिए। सो एवरी टाइम एट एवरी टर्न उनको हम उनकी स्पीड बढ़ाते रहते हैं बाय दीज इलेक्ट्रिक शॉक्स। और उसके अलावा हम बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पर उनको रखना होता है टू मेक देम सुपर कंडक्टिंग। इसलिए लोग कहते हैं कि इसका द टेम्परेचर एट द LHC इज colder than outer space, so I think it's minus 271 degrees Kelvin. तो उनको उन मैग्नेट्स के साथ हम उन प्रोटॉन्स को कर्व करते हैं ताकि वो अपने सिर्फ सर्कुलर उस रेस ट्रैक पर रहें। अच्छा, तो आपकी जो रिसर्च है, ओके, तो ये प्रोटॉन्स कोलाइड हुए और ब्रीफ मोमेंट के लिए, तो वो जो आपने कहा था कि ये वो कंडीशंस हैं जो बिग बैंग के कुछ अरसे के बाद थी, राइट? आई मीन लाइक तो अगेन फॉर पीपल लाइक बिग बैंग स्टार्ट हुई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, मगर आप जो एक्सप्लोर कर रही हैं उधर वो कंडीशंस जो बिग बैंग के शुरू होने के फौरन बाद की, राइट? तो आपकी अपनी रिसर्च जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो किस तरह से कनेक्ट होती है इन कोलिजन से? तो मैं पार्टिकल फिजिक्स में कोई 20 साल से हूँ। उसमें ज़्यादातर टाइम जो है मैंने डार्क मैटर पर गुजारा है। तो डार्क मैटर इज़ कोई सिर्फ इनविजिबल सब्सटेंस है जो कि हमारे यूनिवर्स का एक्चुअली काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है, इट्स अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी नेचर क्या है। तो हमें ये 1930 से पता है कि कुछ ना कुछ है इन द यूनिवर्स जो कि हमारे साथ, हमारे द मैटर दैट वी आर मेड ऑफ, उसके साथ ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करता है। सो इट्स ग्रेविटेशनली अट्रैक्टिंग एवरीथिंग अराउंड इट। और हमें पता है कि ये आप कह सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग की तरह एक्ट करता है यूनिवर्स में। और हमें एविडेंस है ऑन मल्टीपल स्केल्स। आप इंडिविजुअल गैलेक्सीज को देख लो, आप गैलेक्सी क्लस्टर्स को देख लो, या आप लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को देख लो यूनिवर्स में, उस सारी चीज़ों में डार्क मैटर का इम्प्रिंट है, उसके फुटप्रिंट्स हैं। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चला कि उसका एक्चुअली नेचर क्या है, वो पार्टिकल है या किस तरह का पार्टिकल है, अगर पार्टिकल है। और एक और हाइपोथेसिस ये है कि क्योंकि अभी तक हमें उसकी सिर्फ जो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हमने देखी है या इनडायरेक्टली डिड्यूस की है, तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्रेविटी की, कि उसको मॉडिफिकेशन चाहिए। शायद आपको पार्टिकल नहीं चाहिए, शायद we're not looking for we don't need के पार्टिकल डार्क मैटर, कि शायद आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा ग्रेविटी, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड ग्रेविटी। तो ये दोनों आई वुड से ये दोनों कंपीटिंग हाइपोथेसिस हैं कि डार्क मैटर क्या हो सकता है।
तो मेरी रिसर्च जो थी वो लार्ज hadron collider पर थी in looking for possible dark matter candidates. तो ये हम जो बात कर रहे थे कि आप प्रोटॉन्स को कलाइड करते हैं, तो ये बहुत पावरफुल कलेक्शंस होती हैं, आप बहुत हाई एनर्जीज रीच करते हो, और लोगों को आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन का शायद पता होगा, जो कि E equals mc squared, which shows the equivalence between mass and energy. तो इन बहुत बहुत हाई एनर्जीज में पार्टिकल्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और द हायर द एनर्जी द मोर मैसिव द पार्टिकल यू कैन प्रोड्यूस. तो इधर हमारा होप है कि हम इन कलेजन्स में हम कोई ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस करें कि उन कलेजन्स में इतनी इतना हाई एनर्जी हो कि हम कोई ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकें दैट माइट बी एबल टू एक्सप्लेन डार्क मैटर. और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टिकल जो कि स्टेबल हो, तो मतलब कॉस्मोलॉजिकल टाइम स्केल्स के लिए वो डिके नहीं करता हो. वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टिकल जो कि हमारे साथ, हमारे जो द मैटर जो जिससे हम बने हैं, और स्टार्स बने हैं और गैलेक्सीज बने हैं, उनके साथ बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करता हो, क्योंकि अदरवाइज हमें पता चल जाता कि वो क्या है. और ये भी है कि वो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता हो, क्योंकि वी नो कि इट डजंट इमिट लाइट, वरना हमारे टेलीस्कोप से वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता. तो ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम ढूंढ रहे हैं इस पार्टिकल में. तो मेरा जो रिसर्च था was to look for dark matter at particle colliders, कि हमें उन collisions में से कोई ऐसी collisions ऐसी हैं जो कि produce कर रही हैं dark matter in this way. I mean, it's a tricky thing. By the way, I mean, like, आपकी जो I mean, that's a great explanation for dark matter, क्योंकि वो एक तो स्केल्स उसके बहुत बड़े सारे हैं, तो जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी भी आ जाती है, तो ये कि लाइक कि गैलेक्सीज के ऊपर या क्लस्टर्स के ऊपर या यूनिवर्स के स्केल्स के ऊपर. और फिर आई एक्चुअली इंटरव्यूड डॉक्टर मेहरून निसा. सो शी वर्क्स ऑन वहाँ पे ये डिटेक्टर्स हैं एंटार्क्टिका में, like ice detectors, so they are also looking for dark matter के जब वो interact करते हैं एटमॉस्फेयर से, सो पोटेंशियली, और बर्फ के ऊपर अगर वो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, तो वहां पर मे बी यू कैन डिटेक्ट डार्क मैटर पार्टिकल्स. और आप लोग जो हैं वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से भी so that's another way. So so there are all these different ways के लोग कोशिश कर रहे हैं. तो अगला सवाल मे बी अनफेयर, मगर तो पहली बात तो यह है कि मिला कि नहीं मिला पार्टिकल जो है डार्क मैटर का? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला. सो आई मीन ये बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि आई मीन सीरियस सर्चेस जो है डार्क मैटर पार्टिकल के लिए, क्योंकि ख्याल यही है कि अगर डार्क मैटर है तो वो जो मैनिफेस्ट होता है वो किसी किस्म के पार्टिकल से मैनिफेस्ट होता है. और अब जो हैं आई थिंक 30-35 ईयर्स तो हो चुके हैं, और या मे बी 40 ईयर्स उसकी तलाश के लिए, रियली लाइक सीरियसली, कि अच्छा चलो लाइक किस किस्म का होगा, देयर आर प्रेडिक्शंस विद दैट. आप जो है वो रिसर्च, आप उस फील्ड के अंदर से अंदर भी हैं. हाउ डू यू सी इट? मतलब यह कि एज एन आउटसाइडर आई सी इट के थोड़ी सी अनईज है कि वो जो आपने बताया मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स, या आप ग्रेविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट्स अनदर वे, इट डजंट एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मगर शायद. तो हाउ डू यू सी इट कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है कि पार्टिकल नहीं मिला, या थोड़ा सा है कि वे भी हम लोग जो है वो गलत चीज़ को देख रहे हैं, मे बी हमारी फिजिक्स जो है वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट? आप हाउ डू यू सी दैट? नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि आई थिंक the field, the area right now is very evenly poised, in the sense के particle dark matter has been the most compelling hypothesis. वो इसलिए क्योंकि it explains सारी जो observations, जो मैंने कहा था कि आपको individual galaxies में जो stars हैं at the outskirts of that galaxy, they're rotating way too fast, और हमारा और galaxy clusters में भी हम देखते हैं dark matter का के sort of सारे imprints, और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर में भी देखते हैं. और द पार्टिकल डार्क मैटर जो सिनारियो है वो उन सारी ऑब्जर्वेशंस को काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है. मॉडिफाइड ग्रेविटी जो है वो इंडिविजुअल गैलेक्सी वाले ऑब्जर्वेशन को प्रॉब्ली डार्क मैटर से भी ज़्यादा, पार्टिकल डार्क मैटर से भी ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है.
लेकिन जैसे आपने कहा वो सारी ऑब्जर्वेशन को उस तरह से अभी तक नहीं उसने इतना सिर्फ कन्विंसिंग तरीके से उसने नहीं वो किया। तो मुश्किल है क्योंकि जो हमारा पार्टिकल डार्क मैटर का मोटिवेशन थी, तो वन ऑफ द रीजंस जो मुझे डार्क मैटर इतना अच्छा लगा था, अट्रैक्टिव लगा था एज अ एरिया टू गेट इनटू, was क्योंकि it's at the interface between these two scales. आपको you have cosmology जो कि सारे बहुत the scale of the very big, फिर you have particle physics which is the scale of the very small, and dark matter के लिए आपको दोनों उन चीज़ों को, दोनों fields को साथ मिलाना, you're working at the intersection between those fields. क्योंकि आपके particle physics से जो भी particle निकलता है, it has to explain the cosmological observations. The reason why वो particle dark matter, the ones that the particle that I worked on was sort of WIMP scenario, which is weakly interacting massive particles. वो इतना motivating इसलिए था क्योंकि हमारे particle physics में कुछ theories हैं जो कि predict करते थे from completely independently, उनको cosmology को आप छोड़ें, वो predict करते थे एक for very independent reasons. They so theories like supersymmetry, they predicted a particle जो कि सारे attributes वही थे जो dark matter को explain कर सकता है. And so लोगों ने इसको कहा WIMP miracle क्योंकि आपने particle physics में एक theory आती है जो कि particle physics का कोई problem solve करती है, or it just produces a particle, it just gives you a particle on a plate that looks exactly like the particle that might explain your cosmological dark matter. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा it was very compelling, very motivating, and इसलिए लोग बहुत excited थे कि actually this is going to come to pass because it looks so this coincidence of scales, बहुत ही लोगों को there was excitement there. Now, जैसे आपने कहा, it's been decades. We have been looking for WIMPs for decades. वो हमने push कर दिया beyond some of the bounds जो कि हम वो इसकी search में, WIMPs की search में, और अभी तक उसने materialize नहीं किया. तो इसलिए अब there is definitely a degree of at least I'm definitely at that point जो आप कहते हो कि have we got it all wrong, मतलब आप हमने इसमें कौन सा scenario है जो कि is going to win out, क्योंकि अभी तक we haven't been able to make that kind of headway. लेकिन of course science में that's how you progress, कि even the things that you thought were very compelling, अब ज़रूरी नहीं है कि nature कहेगी कि भाई nature has picked that scenario. So you see, that's how you work. You work by excluding some hypotheses as well as looking at others, जो कि that might be more compelling. So it's true that we're at that very sort of interesting, is poised at a very interesting point right now. Yeah, that's great. By the way, अगर लोगों को बैकग्राउंड चाहिए हो डार्क मैटर का एक और उसमें, तो एक कायनाती गपशप भी है, सो विल पुट अ लिंक कायनाती गपशप का कि डार्क मैटर के सिलसिले में. तो ओके, सो लेट्स शिफ्ट गियर्स अ लिटिल. आपको फिजिक्स का शौक कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट इनटू फिजिक्स? मुझे एक्चुअली काफ़ी अर्ली एज में आई वुड से फिजिक्स का शौक था. मुझे अब याद तो एग्जैक्टली नहीं है कि कब वो शुरू हुआ, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने आई थिंक 11th या 12th बर्थडे के लिए टेलीस्कोप मांगा था. तो आई ऑलरेडी हैड एट लीस्ट एट दैट पॉइंट मुझे ऑलरेडी फिजिक्स का शौक था, और उसके बाद आई वाज ओनली फिक्सेटेड ऑन दैट सब्जेक्ट. तो इसलिए मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली किस वक्त शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी अर्ली एज से शुरू से हुआ था. तो आप एस्ट्रोनॉमी की तरफ ज्यादा गई थी कि फिजिक्स की तरफ, या I think initially जो भी करता है ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी के, क्योंकि the night sky is there all the time and it's impossible कि आप the night sky को देख के आप it doesn't induce sort of evoke some emotions in you. तो इसलिए मुझे मैं जब undergrad में थी तो मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में ज़्यादा शौक था, लेकिन आई थिंक उस वक्त इतनी एक्साइटमेंट थी अराउंड पार्टिकल फिजिक्स कि it was a toss up between कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स करूँ PhD के लिए या पार्टिकल फिजिक्स करूँ. तो eventually I went into particle physics. और फिर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी उस वक्त जो है, आई मीन लाइक दैट वाज अ बिग थिंग दैट एक्चुअली, क्योंकि यू कुड चेक ऑन लॉट ऑफ डेटा. जी या सो उस वक्त मैंने एक्चुअली अपनी PhD जो है वो अमेरिका में एक कलाइडर था कॉल्ड द टेवाट्रॉन. सो वो उस वक्त का सबसे हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कलाइडर था. दिस वाज बिफोर द लार्ज हैड्रॉन कलाइडर टर्न्ड ऑन. तो मैंने PhD उसमें की थी, और उधर जो है हम प्रोटॉन्स और एंटी प्रोटॉन्स को कलाइड करते थे. सो इट वाज अ मैटर एंटी मैटर कलाइडर. तो यस उस वक्त बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्साइटमेंट था बिकॉज काफ़ी पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, एंड इट वाज very interesting time for the field.
ऑल राइट, सो आपकी जो किताब है, एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड पीपल कि आपकी किताब है हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड आवर प्लेस इन इट, जो 12 फरवरी को रिलीज हो रही है, पब्लिश हो रही है इंग्लैंड में। Uh, तो ज़रा आप बताएं कि हाउ डू यू सी आवर प्लेस इन द यूनिवर्स। अब मैं उसके ऊपर जाऊंगा, लाइक हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स की तो अभी हमने थोड़ी सी बात कर ली, एंड वी आर आल्सो टॉक अबाउट, आपने कहा कि यू लुक एट द नाइट स्काई और देयर इज अ connection to that. So how do you see our place in the universe in that context? Yeah, so the book talks about our relationship with the universe and how that has, it's been there's been dramatic upheavals in that, in how we viewed ourselves and our place in the universe. So, I mean, I think सबसे ज़्यादा जो लोगों को sort of उनकी यादाश्त में होता है वो Copernican revolution है, जिसने हमें कहा कि actually हम we're not the center of the universe, और उसने placed the sun there and not the earth. So I think इस तरह के काफी upheavals हुए हैं even after that, upheavals that showed us कि actually हम हम एक ordinary star को orbit कर रहे हैं, ordinary galaxy में हैं, हमारी galaxy 1 of 2 trillions हैं, and तो I don't know अब क्या कह सकते हैं कि हमारे what's our place in the universe, like, and I think हमने different perspectives say, so the book looks at different perspectives with which we've thought about this at least. पहले हमारा ये था कि we see the heavens wheeling overhead, तो हमें लगता था कि नहीं सब कुछ अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, and then we realized कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, there's lots of other planets out there as well, they're orbiting their own stars and such. And then there's also the life-centric perspective, which is कि कितनी common है life, कितना common है universe में, क्योंकि अभी हमने we can still cling to some notions of exceptionalism via the whole life perspective कि अभी तक हमें सिर्फ यही पता है कि we're the only life in the universe, तो और life है नहीं है, कितनी common है, कितनी abundant है, कितनी rare है, तो we also explore that. So yeah, it's a very difficult question to answer. By the way, it's 12 February जो है, I mean, because people always think in terms of life, especially evolution के सिलसिले में. So 12 February, I should mention कि वो डार्विन की सालगिरह भी है. Oh, right, okay. So, Great. So I'm just curious कि I mean, आपका shock develop हुआ, I mean, as you said, कि sort of like, 11, 12 पे वहाँ पे आप, you were thinking about telescope, or then you went through sciences. Anything that आपकी किताब के हिसाब से भी that you would find कि it has been surprising, कि like, कि okay, during my research or during my time writing the book or something else, I was a little surprised, or like, not shocked, magar I would say ke unexpected, ke you go like, oh, did not see that or did not expect that, and I had to change the way I think, and it could be scientifically, it could be philosophically, but in general, I just want to know sort of like, ke how you used to think about it, because it's a sort of like, आप reflect कर रही हैं in some sense about the history of the universe. So is there something that you would say ke, oh, this was like, this is surprising, or this is sort of like, did not expect that? Yeah, I think हम जो जितने भी upheavals को देखें in the history of our relationship with the universe and और सारे जो हमारे scientific discoveries हैं, they've made us think very, very differently about the world. I mean, just when we thought, I think जो मैंने one lesson जो learn किया है from all of this was कि the only constant in that history of our relationship with the universe has been change, and not just change, but great upheavals. इसलिए हम अभी भी हम जो theories को बहुत favorite मांगते हैं, या I realize we shouldn't get too wedded to our ideas, because हमें नहीं पता कि quantum mechanics अभी तो is an incredibly successful theory. I mean, it's explained countless experiments, उसने इतनी अच्छे predictions किए हैं about countless other experiments, and yet we don't know कि हमारे descendants जो हैं, they might supplant it with a fundamentally different narrative. Or I think that's been the one lesson that I've learned, कि हमें नहीं पता कि in 100, 200, 300 years from now हमारे descendants जो हैं वो क्या सोचेंगे universe के बारे में. It might be totally different. I mean, even now, we're living in the digital age, and some of the hypotheses for are things like the simulation hypothesis. Are we living in a simulation? There's, from theoretical physics we have, are we living in a holographic universe, and things like this. इसलिए हमें, I think,
ये मैंने वो किया कि आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किस तरह का यूनिवर्स people hundreds or thousands of years from now will be living in. Well, actually, that's interesting. I mean, you said, a couple of 100 years में हम कैसे सोच रहे होंगे. I remember one of my favorite things from Stephen Hawking. उनकी किताब थी Universe in a Nutshell, और उसके अंदर जो at least to me the thing that struck to me always was क्योंकि Stephen Hawking was also on Star Trek, The Next Generation. Mm-hmm. And one of the things he said was the most unbelievable thing about Star Trek: The Next Generation was the humans, not the aliens. क्योंकि उसने कहा कि it is set in the 24th century, so आज से 300 साल के Mm-hmm. बाद roughly, and humans look like humans. So his point was Right. the likelihood we are going ऐसे to हो नहीं look सकते. like Yeah. humans क्योंकि we have the Yeah. technology ability to change ourselves, and so most likely we are going to change. Yeah. So forget about sort of okay, what our thinking. I mean, we ourselves may be very different. क्योंकि we have Yeah. the technology, not through a direct evolution, but through our ability to change. So Yeah. No, absolutely. I think we're the pinnacle of sort of terrestrial intelligence, but it doesn't mean that we have a monopoly on its future. हमें नहीं पता कि Earth के future में किस तरह की और life आएगी, किस तरह की intelligence और आएगी, whether biological or artificial, and किस तरह की consciousness शायद आएगी. So that is true. So we are close to the end, Magar. I'm going to give you another difficult question, or sort of put you on the spot. Okay. So, कौन सी theory है, or कौन सा idea है that you think physics में it may get overturned? Yeah, I mean, when we are talking about, you mentioned quantum physics, and people are trying to figure out standard model of physics ka, various things. So it's not, and you can include dark matter, dark energy, so those are all ideas that are part of physics and astronomy. I mean, in some sense, obviously, we don't know which one is going to turn, because otherwise we would know more. Which idea is something that you feel the least confident that may come out to be sort of supported overall? It will become much more established compared to going the other way around. I think it's very difficult to say कि कोई भी हमारा ऐसा idea है जो कि overturn नहीं होगा, and we're thinking नहीं होगा. Let's say thousands of years down the line, I don't know कि लोग कहेंगे कि हाँ भाई इन्होंने उस वक्त quantum mechanics इजाद किया था, invent किया था, ये discover किया था, ये जो भी है, और वो it wasn't the fundamental description of reality. या उस वक्त वो dark matter के बारे में वो ये सोच रहे थे कि भाई वो gravity मॉडिफाई करना है उन्होंने, या कोई पार्टिकल चाहिए, वो इस तरह का पार्टिकल ढूंढ रहे थे, और जैसे कि हम पुराने जमाने के लोगों के बारे में कहते हैं कि भाई देखो उनको कैसे वो बिलीव कर सकते थे कि अर्थ के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, या इवन न्यूटोनियन ग्रेविटी, आई मीन जो कि दैट रूल्ड द वर्ल्ड फॉर 200 years, एंड इतना सक्सेसफुल डिस्क्रिप्शन था कि लोग सोच ही नहीं सकते थे कि न्यूटोनियन डायनामिक्स वाज नॉट द रियल डील, एंड yet that was overturned. तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है कि किसी भी थ्योरी पर ऐसे वो करना, इतना कॉन्फिडेंस होना कि वो आगे जाके वो नहीं होगी. क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्ली कम्स क्लोजेस्ट बिकॉज वो इतनी सक्सेसफुल डिस्क्रिप्शन है, इतने डेसिमल प्लेसेस पर हमने उसको वैलिडेट किया है कि इट वुड बी सरप्राइजिंग कि उसको आप डिस्प्लेस करके आप क्या और लेकर आओगे, बट आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन. Okay, so this is an interesting thing. So let me push you on this a little. तो मिसाल के तौर पे, okay, so we do know that Earth goes around the sun, right? And of course, it's a relative thing. So I know that, and also sort of the center of mass, not exactly the sun. Yes. So leaving that aside, that view, I mean, in some sense, is not going to change. आज से हम हजारों सालों के बाद हों या whatever, so like that, and you mentioned quantum mechanics. I mean, okay, so if you think about it's a fundamental property in some ways, universe ki. So probably that's not going to change. So that's what I meant. So do you think I mean, you mentioned dark matter, dark energy is even less likely. So quantum physics or quantum mechanics is one of the things that you think is going to be
or it's much closer to the type of thing Earth goes around the sun. People go like, okay, well, we really know that actually really is a reality. So 1000 साल के बाद भी people will be talking in the same way. Quantum tunneling, yeah, quantum physics, yeah, like things like that. Yeah, is there something else? Um, no, it's true that the Earth goes around the sun. I mean, हम कह सकते हैं कि काफी established किस्म की fact है, but even the nature of space, time, and gravity is right now up for debate. I mean, there's developments in theoretical physics to get there. Maybe we're living in a holographic universe. That the sort of real thing is actually some two-dimensional or sort of lower dimensional quantum field theory living at the boundary of some space, and space, time, and gravity are emergent descriptions of that fundamental I see. reality. So I'm not sure कि आप कुछ भी I'm not sure कि मैं किसी चीज़ को भी कह सकती हूँ कि भाई बहुत ही establish है. Yes, it's true कि जितना हम establish कर सकते थे इसको उतना हमने किया है, लेकिन I think जो मैंने learn किया है from the research and writing of the book is कि it's very very difficult कि हम किसी भी चीज़ को वो कह सकते, क्योंकि हमने कितनी चीज़ें overturn की हैं of what Right. Aristotelian world view कि भाई there's only 4 elements in the world and everything can be explained in terms of air, fire, water, and earth. I think, yeah. So it's very very difficult. All right. Well, so अभी आपका आगे का क्या इरादा है? What's your direction of work in terms of writing, in terms of research? What is the plan? So अभी research का we're looking into quantum computers. So this is एक नई paradigm है of computational power, जो कि relies on quantum principles to advance that. And तो मेरा research अभी ये है to see if quantum algorithms, especially अगर आप combine करें quantum computing with machine learning, या आप ऐसा कोई algorithm devise कर सकते हो जिससे आप Large Hadron Collider के data को sift through karo to see whether you produce new particles and such. So it's mostly on sort of algorithm development, especially relating to quantum computing. अच्छा, all right. किताब का कोई plan? Another book? Yeah, we'll see. अभी तो कोई plan नहीं है, लेकिन yeah, we'll see. How long did it take you, by the way, इस किताब के लिखने में? Quite some time, at least 3 years. उससे ज़्यादा ही था शायद. Yeah. अच्छा, all right. Well, Dr. Malik, thank you so much. आपका जो वक्त का और fascinating, आपका काम भी fascinating है. It is at the cutting edge of sort of like of what humans are thinking, both in terms of quantum computing and also से पहले का भी जो काम था. And बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you. Shukriya.